Hello everyone, you are watching Knowledge Shark. Today's topic is Forest and Wildlife Resources, Chapter 2. आप ही के सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक से लिया गया है फॉर क्लासेस 10th. दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी नैन्सी. चलिए चलते हैं और पता करते हैं आज क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में कवर करने वाले हैं. फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फोना, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, वैनिशिंग फॉरेस्ट कैसे हो रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या हैं और उनके नेगेटिव फैक्टर्स भी साथ ही में जान लेंगे. तो जिन्होंने भी अभी तक नॉलेज चार को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. कोर्सेज अवेलेबल हैं क्लासेस 8 to 12 के लिए. स्पेशल क्लासेस भी आप ले सकते हैं. सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस दी हैं क्लासेस 9 to 12. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर गिवन व्हाट्सएप नंबर. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस थ्रू आवर ऐप नॉलेज चार. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. तो गाइस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आज का टॉपिक है, तो थोड़ा जान लेते हैं ब्रीफ में कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होती क्या है. क्योंकि हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कैसे पढ़ रहे हैं, एज ए ज्योग्राफी के पार्ट में पढ़ रहे हैं, एज ए सोशल साइंस के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग समझना होगा. तो देखिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं उसके बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो साइंस और ज्योग्राफी को दोनों ही मिलाकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको सामने प्रेजेंट होंगी. मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जैसा कि हम सभी को पता है कि ज्योग्राफी तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए उसमें कि कहाँ पर कौन से मैप में क्या आता है, कौन से स्पेशीज हैं जो किधर किधर बिलोंग करती हैं, ये सब तो हमें पता ही है. पर साथ ही में हमें साइंस भी थोड़ी समझ लेनी चाहिए जब हम सोशल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं. देखिए, हम इस प्लैनेट पर जब रह रहे हैं तो मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स भी हैं यहाँ पर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर कोई भी बैक्टीरिया हो, लाइकन से लेकर बनियन ट्रीज तक, एलिफेंट से लेकर बड़ी ब्लू व्हेल तक. तो चाहे कैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बिग ऑर्गेनिज्म हो, सभी जो हैं वो इस हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं और एक इमेंस बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर क्रिएट होती है. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ह्यूमन के साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म सिस्टम जो है वो बनता है. और इसी के थ्रू इसी सोसाइटी में या जो भी हम जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, जिस अर्थ प्लेनेट पर मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, वेरी मच डिपेंडेंट, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इस सिस्टम के ऊपर. क्योंकि यहाँ पर एक ओन एग्जिस्टेंस है, हर चीज़ की अपनी एक अलग अस्तित्व होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रह रहे हैं तो प्लांट्स का एक अलग रोल होता है ह्यूमन लाइफ में. एनिमल्स हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी की वजह से क्वालिटी ऑफ एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो भी जो है बाद में रिक्रिएट हो जाती है. तो ये आपको समझाने के लिए, और इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इसमें एंटर कर जाते हैं. क्योंकि ये सारी जो चीज़ें आपको फॉरेस्ट में ही देखने के लिए मिलती हैं, वाइल्ड लाइफ की ही चीज़ें. तो इसमें आपको समझना है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, फॉरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है. और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो इन सब पर डिपेंड करते हैं. जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, जिनसे शुरुआत हो रही है इकोलॉजिकल सिस्टम बनने की, वहीं से ये चीज़ें सब बैलेंस होती हैं और तब जाकर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स जो हैं उस पर डिपेंड करते हैं. तो चलिए नेक्स्ट मैं अब आपको बता देती हूँ कुछ फैक्ट्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम एक्चुअल में बात क्या कर रहे हैं. 79 ऑफ मैमल्स स्पेशीज हैं इतनी जो कि थ्रेटेंड हो रही हैं अभी तक. पर उनमें से 44 हैं ऐसी स्पेशीज जो बर्ड्स को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं केवल, 15 हैं ऐसी जो रेप्टाइल्स की हैं, और 3 एम्फीबियंस हैं. तो इसी के साथ आपको प्लांट्स की स्पेशीज भी समझनी होंगी. तो 1500 प्लांट स्पेशीज ऐसी हैं जो कंसीडर कर दी गई हैं कि वो एंडेंजर्ड हैं. अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं, वर्टिब्रेट एनिमल्स की बात करूं, तो कुछ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ गए हैं एट द रेट ऑफ 50 to 100 टाइम्स द एवरेज एक्सपेक्टेड. इतने एक्सपेक्टेड रेट की तरफ से ये एक्सटेंट होने लग रहे हैं. तो ये थे आपके फैक्ट्स. अब बढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना, जो कि फॉरेस्ट में आपको समझना जरूरी है. फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ. फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स और प्लांट्स, और फौना मीन्स आपके एनिमल्स. तो ये हो गया आपका डीप मीनिंग इसके अंदर का. पर हम अब बात करेंगे फ्लोरा एंड फौना इंडिया में क्या है. इफ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू दैट देयर आर सम एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने ही एरिया में यूनिक होते हैं. मतलब जिस रीजन में वो हैं वहीं पर पाए जाएंगे और वो यूनिकली वहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर. इनफैक्ट इंडिया जो है वो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में अगर हम बात करें तो इंडिया रिचेस्ट कंट्री में आती है, और नियरली 8% जो है इसका टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज वर्ल्ड में
एस्टिमेट किया गया है कि 1.6 मिलियन ऐसा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में है। तो दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस ऑफ द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। तो इसका जो ट्वाइस और थ्राइस जो है, इतने नंबर जो है अभी इसके डिस्कवर्ड होने अभी बाकी है। यू हैव सीन वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जैसा कि आप सभी देखते हैं फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंडिया में है, तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ होगा इसकी इंपॉर्टेंस के, ये जो सब रिसोर्सेज हैं आपकी डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो फ्लोरा फोना वही है, और इन सबको हमें एज अ ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो वी शुड हैव सम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स दीज फ्लोरा एंड फोना। लेटली हमें क्या रियलाइज होता है कि एक ग्रेट स्ट्रेस सा बन गया है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से इनसेंसिटिविटी आ गई है एनवायरनमेंट में और जिस तरह से यूज होने लग रहे हैं ये, तो वो फ्लोरा एंड फोना पर डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ स्पेशीज हैं फोना और फ्लोरा की। स्पेशीज मैंने प्लांट्स की भी दे रखी हैं, आप इसके नीचे देख सकते हैं सारे फ्लोरिंग स्पेशीज कितनी हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में आपके आंसर को और अच्छा बनाने में मदद कर सकते हैं। नाउ कम टू वैनिशिंग फॉरेस्ट। वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या है और ये इनको वैनिशिंग फॉरेस्ट क्यों कहा गया है? वैनिशिंग का मतलब तो वैसे देखिए डिमिनिशिंग होता है, डिस्ट्रॉइंग होता है। वैनिश का मतलब गायब हो जाना एक तरीके से, तो वो वैनिशिंग फॉरेस्ट है। पर अब हमें डीपली डिफाइन करना है कि वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी एरिया फॉरेस्ट जो है कवर कर रहा है कंट्री में, वो एस्टिमेटेड लगाया जा रहा है 6,37,293 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें कि 19.39 जो है टोटल ज्योग्राफिक एरिया के अनुसार है। और डेंस फॉरेस्ट जिसमें 11.48% है, ओपन फॉरेस्ट 7.76% है और मैंग्रोव 0.15% है। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 99 के अनुसार डेंस फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो अभी तक इंक्रीज हो चुका है 10,000.098 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये था आपका वैनिशिंग फॉरेस्ट जो अभी इतना वैनिश होने लग रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की एग्जिस्टिंग प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो अर्थ पर हैं और इनका क्लासिफिकेशन IUCN ने करा। IUCN क्या है? देखिए बेसिकली IUCN एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके की इंस्टीट्यूशन कह लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन कहना बेटर रहेगा, जिसमें कि रेड लिस्ट एनिमल होते हैं। रेड लिस्ट एनिमल का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ कि इस IUCN के अंदर वो लिस्ट में वो लोगों के नाम शामिल होंगे, लोगों के नहीं, वो प्लांट्स और एनिमल्स के नाम शामिल होंगे जो कि अभी इस वक्त ऐसी स्पेशीज जो एंडेंजर्ड हैं, जो कि एक्सटिंक्ट होने लग रही हैं, या उनको एक अलग तरीके की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो ये कैटेगरी बना दी गई है बेसिकली, और इस कैटेगरी में ही सब नाम है। तो ये कुछ ऐसी स्पेशीज हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया गया, हमने नहीं मतलब IUCN ने, और इस रेड लिस्ट में डाल दिया है। तो चलिए इनको ब्रीफ में जान लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सी जो स्पेशीज हैं वो इसके अंडर आती हैं। पर उससे पहले मैं पसंद करूंगी आपको बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी समझाना, क्योंकि ये आपकी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक के एक बॉक्स में आप देखेंगे तो वहां पर बना हुआ है। और बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जितना भी मैंने अभी आपको समझाया है ना, वो सारा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी इमेंसली जितना भी अभी आपने फ्लोरा फोना को डीपली समझा, वो सब जितनी भी कल्टिवेबल स्पेशीज थी या वाइल्ड लाइफ जितना भी अभी आपने समझा, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आता है। आप बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह सकते हो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए इंडिया एक ऐसी वास्ट कंट्री है जिसमें एरे ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंसेस मिलते हैं आपको, तो इसीलिए आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पर मिलती है इन दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस के साथ। यानी कि यहाँ पर डाइवर्सिटी के साथ साथ आपको उनके फंक्शंस भी डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे और फॉर्म्स भी। तो क्लियरली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम, ताकि मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बनी रहे। जितने भी एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका एक इंटरडिपेंडेंसी बना रहे। तो चलिए मैं बात कर रही थी आपसे डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ स्पेशीज की जो IUCN ने रेड लिस्ट में डाले हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नॉर्मल स्पेशीज क्या होती हैं। तो ये सारी जितनी भी स्पेशीज है ना, डिफरेंट कैटेगरीज प्लांट्स और एनिमल के स्पेशीज में, मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी। एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि नॉर्मल स्पेशीज और बाकी के स्पेशीज और क्या होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो रहा है और नेचुरल रिसोर्स IUCN जो है वो किस तरह से करा है उसने, और इस तरह से उसने क्लासिफाई कर दिया है। नॉर्मल स्पेशीज की बात करें तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेशीज है जिसमें कि पॉपुलेशन लेवल जो है वो कंसीडर कर लिया गया है नॉर्मल, ताकि सर्वाइवल जो है उसका हो सके, सच एज कैटल, साल, पाइन और रोडेंट्स। ये सारे आपके एग्जाम्पल नॉर्मल स्पेशीज में आते हैं। बेसिकली वो ऐसी स्पेशीज जो कि पॉपुलेशन लेवल के साथ साथ कंसीडर कर ली गई है कि नॉर्मली इनके सर्वाइवल होना जरूरी है। अब नेक्स्ट है आपकी
एंडेंजर्ड स्पेशीज, ये वो स्पेशीज होती हैं जो कि डेंजर में आ गई हैं, जिनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, खत्म होने का. तो दे आर सर्वाइवल ऑफ सच स्पेशीज एंड डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट. यानी कि अगर इनकी पॉपुलेशन को कंटिन्यू करा जाए, ऑपरेट करें ढंग से, तो तभी ये चल सकती हैं आगे. पर इनकी जब सर्वाइवल के लिए ये स्पेशीज को डिफरेंटली इनको नहीं करा जा रहा सर्वाइव के लिए, तो इनके ऊपर नेगेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं. वो नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, बट आपको एंडेंजर्ड स्पेशीज में यही समझना है कि एंडेंजर्ड स्पेशीज जो थी वो बेसिकली वो स्पेशीज थी जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पर, डेंजर के कगार पर आ चुकी हैं. और इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको यहाँ पर रीड भी कर सकते हो, वैसे मैं आपको बता देती हूँ. ब्लैक बक होता है, क्रोकोडाइल होता है, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनोसॉर लायन और टेल्ड मकैक संगाल. ये सारे आपके स्पेशीज हैं जो कि एनिमल्स भी हैं और कुछ प्लांट्स भी हैं. तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, वल्नरेबल स्पेशीज की. ये वो स्पेशीज होती हैं हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू अ लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव ऑन इनटू अ एंडेंजर्ड कैटेगरी. यानी कि एंडेंजर्ड से बाहर निकलकर ये वल्नरेबल पे आ गई, यानी कि एक्सपोज टू बी अटैक्ड, यानी कि इनको वल्नरेबल हैं, ये वल्नरेबल हो चुकी हैं पूरी तरह से, इन पर कभी भी अटैक हो सकते हैं, ये उस कैटेगरी में रख दी गई हैं और नियर फ्यूचर में जो हैं ये एंडेंजर्ड हो सकती हैं. हो सकती हैं, एंडेंजर्ड वाले में क्या था, ये हो रही हैं, मतलब उस डेंजर में है कि एक्सटिंक्ट होने के डेंजर में, एंडेंजर्ड में ये था. वल्नरेबल में क्या है कि ये जो है अभी उस कैटेगरी में मूव कर चुकी है एंडेंजर्ड में, यानी इन्हें खतरा होने लग रहा है, स्टार्ट हो चुका है. ये एग्जाम्पल आप देखेंगे इसके इन स्पेशीज के, तो एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए वल्नरेबल के. नाउ कम टू रेयर स्पेशीज. ये स्पेशीज वो स्पेशीज होती हैं जिनकी स्मॉल पॉपुलेशन होती है, लेकिन ये जो स्पेशीज होती हैं ये बेसिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं और इनके जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं इनको बाकी की कंटिन्यू करने में, ताकि इन्हें ऑपरेट करा जा सके. एग्जांपल्स हैं इनके स्पेशीज के, हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट बॉक्स और हॉर्नबिल. तो ये थे आपकी रेयर स्पेशीज. अब बात करते हैं एंडेमिक स्पेशीज की. ये वो स्पेशीज होती हैं बेसिकली जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाइंड की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल उनके बेसिक क्लाइमेटिक रीजन्स की वजह से वहां पर पाई जा सकती हैं. तो ये वो एंडेमिक स्पेशीज होती हैं और जिनको आइसोलेटेड हो गई हैं, यूजुअली आइसोलेटेड हैं बिकॉज नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एक जोग्राफिक रीजन में मिलेंगी ये, तो इसलिए वहां के फैक्टर्स की वजह से ये वहां पर खत्म होने लग रही हैं. एग्जाम्पल्स हैं इन स्पेशीज के अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान विलपिग, मिथुन और अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में जो पाया जाता है मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश, ये भी एंडेमिक हो चुका है. तो एक पर्टिकुलर रीजन भी आप एग्जांपल में लिख सकते हैं. ना कम टू द लास्ट स्पेशी दैट इज एक्सटिंक्ट स्पेशी. एक्सटिंक्ट स्पेशी वो है जो कि दे आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज, इनको कितना भी ढूंढ लीजिए ये नहीं मिलेंगी. नोन फॉर लाइकली द एरियाज दे आर में अकर, ये मतलब जहां पर अकर होनी थी, जहां पर ये पाई जानी थी, अब ये वहां पर नहीं पाई जा सकती, ये खत्म हो गई. स्पेशी में भी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, लोकल एरिया से भी ये खत्म होने लग रही हैं. और इस रीजन में, कंट्री में जहां भी हैं, लोकल रीजन में हो चाहे रीजन कैसे भी कंट्री के कहीं भी हो, ये एक्सटिंक्ट होने लग गई हैं और ये अब उन्हें नहीं पाया जा सकता. किसी कॉन्टिनेंट में भी हो सकती थी पर अब ये नहीं पाई जाती. एग्जाम्पल्स हैं इनके स्पेशीज के एशियाटिक चीता, पिंक हर्ट और बग. पिंक हेड बग जो होती है वो एक्सटिंक्ट स्पेशीज का बेटर एग्जांपल होगा एक्सटिंक्ट को डिफाइन करने का. नाउ कम टू फियरफुल डेप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरा एंड फौना का जिस तरह से डेप्लीशन होने लग रहा है वो आपको समझना है. तो ये सेकेंड लास्ट आपका डिस्प्ले है जो आपको बेटर समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी पता होने चाहिए. तो बिटवीन 1951 एंड 1980 क्या हुआ, फ्लोरा एंड फौना का डेप्लीशन होने लग गया. फीयरफुल डेप्लीशन कैसे हुआ था वो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करने वाली हूँ, पर आप पहले इस डिस्प्ले में थोड़ा सा रीड कर लीजिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आ जाए. तो वैसे तो आप चाहें तो इसको लाइन टू लाइन भी रीड कर सकते हैं, वरना ये जो मैंने इनको कैटेगराइज करके या जो भी मैंने इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर देखा है आप उन पर भी एक बारी नज़र डाल सकते हो, कोई बुरा नहीं रहेगा वो. और साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं और फियरफुल डेप्लीशन कैसे होने लग रहा है ये मैं अब आपको बताने वाली हूँ. फियरफुल डेप्लीशन का तो वैसे तो आप मतलब समझ ही गए होंगे जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है फियरफुल डेप्लीशन क्या होती है, और फियरफुल डेप्लीशन मैं आपको बताने वाली. जब भी कभी आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आप चारों तरफ देखोगे और पाओगे कि फियरफुल डेप्लीशन कैसे हो रहा है. अगर देखोगे आप तो आपको मिलेगा कि जितनी भी नेचर में चीजें हैं,
रिसोर्सेज के तौर पर यूज करी जाने वाली, जो हम ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से तो मिलती हैं। आप वुड का एग्जाम्पल ले लो, वुड का एग्जाम्पल नहीं लेना आपको तो आप किसी और चीज का एग्जाम्पल ले लो, आप ले लो फॉडर का एग्जाम्पल ले लो, मैन्योर का एग्जाम्पल ले लो, मेडिसिन का ले लो। ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल रही हैं भाई, ये सब आपको मिल रही है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से। ये डायरेक्टली आप वहीं से ही ऑब्टेन करते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपको ये समझ में आना जरूरी है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का फियरफुल डेप्लीशन कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं डीपली, और बताती हूँ मैं आपको कि वी आर सेल्स हु हैव डेप्लीटेड, हम हैं जो हमने खुद डेप्लीट किया है फ्लोरा एंड फौना को, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। ग्रेटेस्ट डैमेज दिया है इन्फ्लिक्टेड टू इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के समय से ही ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, जब रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एक्टिविटीज, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे हम इन सभी चीजों को डैमेज करने लगे, और ये इंडियन फॉरेस्ट में इतनी इन्फ्लिक्ट होने लग गई कि इनके कॉलोनियल पीरियड से लेकर 1980 तक क्या होने लगा, ये पूरे डेप्लीट हो गई थी। Between 1951 और 1980, according to the Forest of India, over 26,200 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया जो था फॉरेस्ट एरिया का was converted into an agricultural land। देखिए कितना बड़ा लैंड जो है, इतना बड़ा स्क्वायर किलोमीटर आपका कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड में। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स जो थी वो कर दी गई, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न जो था सेंट्रल इंडिया वो सबसे ज्यादा करा गया। यानी कि कॉलोनियल के टाइम पर, कॉलोनियल इंडिया जब उस टाइम बन रहा था, उस टाइम पर इतना जो एरिया था वो नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट स्पेशली लिया गया था। और ये जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, डिग्रेड किए गए सारी चीज़ों को, और उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ, और उसके बाद ये देखा गया कि डेप्लीशन बहुत बुरी तरह से हुआ है, और जिसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी कि एक टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न हो गया, और जिससे कि ये जो लैंड को ट्रांसफॉर्म किया गया था, कन्वर्ट किया गया था उसमें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड। क्या हमें कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज को ब्लेम करना चाहिए, यानी कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो था उसने जो पॉलिसीज बनवाई थी या जो बनी थी उस टाइम कॉलोनियल पीरियड पर, क्या वो उनको हम कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज को हम कैसे ब्लेम कर रहे हैं, क्या हम ब्लेम कर सकते हैं उनको? चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज से कुछ एक्टिविस्ट ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जो कहते हैं कि प्रमोशन ऑफ अ फ्यू फेवर्ड स्पीशीज जो है होना जरूरी है मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और कैरेट किया जाना चाहिए टर्म्ड एज एनरिचमेंट प्लांटेशन। यानी कि उन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने ये कहा कि प्रमोशन ऑफ फ्यू फेवर्ड स्पीशीज होना चाहिए ताकि एनरिचमेंट प्लांटेशन हो सके, इन विच सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज वाज एक्सटेंसिवली प्लांटेड एंड अदर स्पीशीज एलिमिनेटेड। ताकि जो बेसिकली कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो वैल्यूएबल स्पीशीज थी उनको लाया जाए और एक्सटेंसिवली प्लांटेड अदर स्पीशीज को हटा दिया जाए। तो ये था आपका पूरा कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज का कि हम आपको कैसे ब्लेम करें। तो ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का एक तरीका था, क्रिटिकल चीज थी जो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। फॉर इंस्टेंस टील मोनोकल्चर जो है वहां पर डैमेज कर दिया गया नेचुरल फॉरेस्ट की वजह से, और इसमें साउथ इंडिया सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आया। चिट पाइन जो है वो हिमालय में, और उसके साथ ही हिमालयन ओक जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजर में हुआ। फियरफुल डेप्लीशन तभी से इन 1951 और 1980 होने लग गया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो स्पीशीज अभी मैंने आपको बताई थी, नॉर्मल स्पीशीज, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, एक्सटिंक्ट, उन सब स्पीशीज के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या हैं जिनकी वजह से डेप्लीशन हुआ, फियरफुल डेप्लीशन हुआ, और ये सब चीज़ें जो है देखने के लिए मिली। तो आपको समझ में आएगा। और साथ ही में तो देखिए ये सारे आपके कॉजेज हैं जो कि जिसकी वजह से फियरफुल डेप्लीशन हुआ। आपको जितना भी डेप्लीट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ था वो होने की वजह से नेगेटिव फैक्टर्स देखने के लिए मिले। ग्रेट डैमेज हुआ इंडियन फॉरेस्ट में। ये बेसिकली नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं वो पूरे जो भी मैंने भी आपको समझाया उसकी समरी है। इस नेगेटिव फैक्टर में आप चाहें तो अपने आंसर में कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि किस तरह से नेगेटिव इफेक्ट्स हुए, फैक्टर हुए। साथ ही साथ आप कुछ इंडिपेंडेंस का भी बता सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो है कंटिन्यू हुआ। मेजर कॉज ऑफ डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वहीं से भी शुरुआत हो गई थी। 1950 जो अभी मैंने आपको 51 और 1980 के पूरे समझाया था वो भी इसमें आप कवर कर सकते हैं। ग्रेट डैमेज होने के बाद फॉरेस्ट जो थे कॉलोनियल पीरियड में ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, ये सब मैंने भी आपको बताया था while explaining
बिटवीन 1951 एंड 1980, ये इसके अंदर सब कवर कर रहा है। और यहाँ पर आप एज अ कंक्लूजन इस पूरे सेशन को देख सकते हैं और ये आप अपने नेगेटिव फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, आपको सेशन पसंद आया हो तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप तैयार हो जाइए। टिल इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।